नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। ये थ्योरी में भी काम आएंगे और प्रैक्टिकल में भी। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंडिविजुअली भी पूछा जाता है और इस तरह से कंबाइंडली भी पूछा जाता है। एक्सप्लेन कीजिए टेक्निक्स क्या हैं इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक को कंट्रोल करने की डिफरेंट टेक्निक्स क्या है। कई बार ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3-4 नंबर का, कहता है सिर्फ नाम बताइए। अगर सिर्फ नाम ही बताने हैं तो आप ये 10 तरह की टेक्निक्स के हैं, ये आप इनके नाम लिख दीजिए। ABC एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर स्टॉक लेवल्स आते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, रीऑर्डर लेवल, जस्ट इन टाइम परचेज, प्रॉपर स्टोरेज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज़, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग। आप सिर्फ इन मेथड्स के नाम लिख दीजिए टेक्निक्स से। अब जब वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है जो अब मेन आपके कोर्सेज़ के अंदर है, जो हमेशा पूछी जाती है, अब वही मैं आपको आगे इसके अंदर एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा ABC एनालिसिस। अब ये ABC क्या है भाई? सीधी सी बात है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जितना भी मटेरियल है उसे आप 3 कैटेगरीज़ में बांट दीजिए। सबसे पहला है आपका A, इसको मैं बोलता हूँ ये गोल्ड है, सोना। फिर दूसरी कैटेगरी है B को मैं कहता हूँ ये आपके लिए सिल्वर है। और तीसरी कैटेगरी है C, इसको मैं बोलता हूँ ये आपके लिए ब्रास है, पीतल। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह से 3 कैटेगरीज़ के अंदर हम बांटते हैं अपने मटेरियल को। गोल्ड, सोना जो होता है वो वैल्यू में बहुत ज़्यादा होता है, क्वांटिटी में बहुत कम होता है। इसी तरह से भी सिल्वर क्वांटिटी के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, वैल्यू में उससे थोड़ा कम होता है। और C, ब्रास, वैल्यू के अंदर सिल्वर से भी कम होता है लेकिन क्वांटिटी में वो सबसे ज़्यादा होता है। तो बस उसकी वैल्यू कितनी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने मटेरियल को कैटेगराइज कर देते हैं कि उसके ऊपर हमारा कितना खर्चा आ रहा है मेंटेनेंस वाइज, उसको कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसकी वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये डिवीज़न करते हैं। आइए देखते हैं थ्योरी में आपको क्या लिखना है। ABC एनालिसिस इज़ एनालिटिकल मेथड है, मतलब हम एनालाइज कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, उस हिसाब से इसको हम बांटते हैं। ऑफ स्टॉक कंट्रोल विच एम्स एट कंसंट्रेटिंग, ध्यान किस पे रहता है? कंसंट्रेटिंग एफर्ट्स ऑन दोज आइटम्स वेयर अटेंशन इज़ नीडेड मोर, जहाँ पर आपको ध्यान सबसे ज़्यादा चाहिए। अब आपने देखा होगा जैसे कई बार जो लोहे का काम करते हैं तो उनके लोहे के सरिये बाहर सड़क पे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है और वैल्यू जो है वो उसकी वो उस हिसाब से कम है और उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वही उसके वो जो सरिये हैं अगर वो सिल्वर के हो जाएं या पीतल के हो जाएं तो फिर वो उसको इस तरह से बाहर नहीं छोड़ेंगे, फिर तो वो उसको अंदर ताले में रखेंगे, स्टोरेज पे भी खर्चा करेंगे। तो सारा मामला सिर्फ यही है कि उसकी वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह से आगे देखें, अंडर दिस सिस्टम द मटेरियल स्टॉक्ड में बी क्लासिफाइड, हम बांट देते हैं इनटू अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। हम इसको मटेरियल को कैटेगरीज में बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, उसकी महत्ता कितनी है, यानी वही कि उसकी वैल्यू कितनी है। इसका मतलब है दैट इज़ देयर वैल्यू, यानी कि वैल्यू कितनी है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेनिशमेंट होता है कि उसको दोबारा भरना, दोबारा माल मंगाने को रिप्लेनिशमेंट बोलते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड, यानी उसकी वैल्यू कितनी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। द फर्स्ट कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं, जैसे कि ग्रुप A हो गया आइटम में कंसिस्ट ऑफ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम, यानी क्वांटिटी उसकी कम हो गई, हैंडल्ड बट कंबाइंड वैल्यू, लेकिन जो उसकी वैल्यू है मे बी लार्ज पोर्शन, लेकिन उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी पूरे के पूरे स्टॉक में। फिर सेकंड कैटेगरी आती है नेमिंग इट एज ग्रुप B, सेकंड कैटेगरी को हम B कैटेगरी बोलते हैं। मे बी रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, वो A कैटेगरी से कम इम्पॉर्टेंट होगी। और फिर थर्ड कैटेगरी में अगर हम बात करें तो इसमें इसको हम कहेंगे आपका ग्रुप C। ऑल द रिमेनिंग, बाकी बची हुई जितनी सारी हैं वो आ जाएंगी। आइटम्स ऑफ स्टॉक मे बी इंक्लूडेड विच आर क्वाइट लार्ज इन नंबर्स,
जो भाई क्वांटिटी में तो ज़्यादा है, जो क्वांटिटी में तो ज़्यादा है लेकिन वैल्यू में ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से हम बांट देते हैं। अब अगर वो एक से एग्जांपल पूछता है या आप वैसे भी दे सकते हैं, अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है तो देखिए ये है क्वांटिटी, ये है नंबर ऑफ़ आइटम्स, तो ये आपकी जो है वो क्वांटिटी हो गई। ये है ए की 100, दो की, बी की 200, फिर 700, टोटल है 1000। हमने इसका परसेंटेज निकाल लिया। ये परसेंटेज कैसे निकाला, ये ऐसे निकाला, तो ये 100 है, तो ये 100 आ गया हमारा। नीचे रखेंगे हम इसका टोटल यानी कि 1000, ये हम 1000 नीचे रखेंगे और इंटू कर देंगे 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल लें। इस तरह से ये आ जाएगा 10%। तो बस आप टोटल से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके ये परसेंटेज आएंगे। ऐसे ही आपका वैल्यूज़ है, वैल्यू दे रखी है उन आपको सबकी, आप इसके भी परसेंटेज निकाल लीजिए और इसके हिसाब से फिर जब आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे। अब डायग्राम आप चाहें तो बिना नंबर्स के भी बना सकते हैं, बिना उसके आप सिर्फ इस तरह से इसको बना दीजिए और फिर इस तरह से ये इसके अंदर 3 लाइन है, इसके अंदर ABC बना दीजिए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये है आपका पूरा का पूरा इतना A क्लास हो गया, ये आपका A क्लास है। अब इस A क्लास में अगर हम देखें तो देखिए ये है आपकी वैल्यू और ये सब परसेंटेज में है। तो देखिए वैल्यू आपकी कितनी है, 75%, वैल्यू आ गई आपकी 75%। लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये यहाँ पर क्यूमुलेटिव आइटम्स है, ये आपकी यहाँ पर क्वांटिटी है। क्वांटिटी भी परसेंटेज में कितनी है, सिर्फ 10। 75% इसकी वैल्यू और 10% इसकी क्वांटिटी। तो अब ये जो हो गया आपका, इसको जैसे मैं बोल दूँगा आपका गोल्ड, ये गोल्ड है A क्लास, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्वांटिटी सबसे कम है। अब B क्लास, अब ये B कैटेगरी देखिए, इसको जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये जो है वो क्या है, ये है सिल्वर। अब सिल्वर में अब अगर हम देखें कि इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, तो ये है 20%। अब 20% इसकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, लेकिन क्वांटिटी कितनी है इसकी, यहाँ पर देखें हम 30 से 10 के बीच में, तो ये है 20%। अब देखिए गोल्ड वाले से तो इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ही है, डबल क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू उसकी कम हो गई है गोल्ड के कंपैरिजन में। ऐसे ही अब अगर हम ये देखें ये लास्ट वाली C कैटेगरी को, जिसको कि मैं क्या बोलता हूँ, ये आपका है ब्रास यानी कि पीतल। ये जो B वाली कैटेगरी है वो आपकी इतनी बन जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना बनता है आपका, सिर्फ 5। तो देखिए इसकी वैल्यू जो है और कम हो गई है, लेकिन इसकी क्वांटिटी देखिए आप कितनी ज़्यादा है, 100 - 30, इसकी 70 जो है इसकी क्वांटिटी बन गई है। अब अगर मैं बात करूं कि ये एरिया कितना है, ये ऐसे करके ये इतना सारा है, ये बाकी जितना भी बचा तो ये आपका इस तरह से ये सारा का सारा C क्लास है। तो इस तरह से आप इसको फ्री हैंड से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसको नंबर्स के साथ में बनाएं। आगे देखें, फिर यहाँ पर ये जो ग्राफ था ऊपर इसी को एक्सप्लेन कर रखा है, सिर्फ कैटेगरी A में इसका जो मैंने आपको समझा दिया, तो अब मैं ऐसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब आगे हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं इस ABC एनालिसिस के। देखिए क्लोजर एंड स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑफ दोज आइटम्स विच रिप्रेजेंट अ मेजर पोर्शन ऑफ टोटल स्टॉक वैल्यू इज़ मेंटेन। यानी कि यहाँ पर जो है वैल्यू पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि जो मटेरियल सबसे ज़्यादा महंगा है उसी पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो वो हमें इससे पता चल जाता है। इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कैन बी रेगुलेटेड। देखिए जो पैसा हम लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मटेरियल के अंदर, उसे हमें रेगुलेट करना है। एंड फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल में, पैसों को हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। A क्लास आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑर्डर्ड एज एंड व्हेन नीडेड एज अराइज। जो क्लास A है, हम समझ गए क्लास A कौन सा है, सबसे महंगा वाला। तो अब सबसे महंगा है तो हम उसको ये नहीं अपने स्टोर के अंदर भर भर के रख लेंगे, हम जब भी ज़रूरत होगी सिर्फ उसको तभी हम उसको ऑर्डर करेंगे, सो दैट द वर्किंग कैपिटल कैन बी यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल वे।
ताकि जो वर्किंग कैपिटल है उसका बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल हो सके। विद ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्रीज, स्टॉक के ऊपर हमारा बढ़िया कंट्रोल रहता है, इससे सेविंग्स हमारी होती है मटेरियल के मामले में, क्योंकि हमारी वेस्टेज नहीं होती तो सेविंग्स होती है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इनफ सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक रखने में भी जो है हम ज़्यादा इसके अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं। फॉर सी कैटेगरी ऑफ इट्स आइटम, सी कैटेगरी वाली कौन सी है भाई, जिसकी जो वैल्यू है वो सबसे कम है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा सेफ्टी क्यों वेस्ट करें, उसके ऊपर सेफ्टी हम कम से कम लगाएंगे, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। साइंटिफिक एंड सिलेक्टिव कंट्रोल हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ हाई स्टॉक टर्नओवर रेशो। अगर हम साइंटिफिक और सिलेक्टिव कंट्रोल करते हैं, सब पे बराबर कंट्रोल नहीं करते हैं, एबीसी के हिसाब से अगर हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि सेफ्टी वगैरह खर्च करते हैं अपने मटेरियल्स पे, तो इससे जो स्टॉक टर्नओवर रेशो है वो हाई रहता है। अगर आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा रेशो में, अगर ये आपका हाई रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने भर भर के स्टॉक नहीं रख रखा, आपने बहुत दिमाग से, समझदारी से स्टॉक रखा हुआ है। इस तरह से रखा हुआ है कि आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी नहीं रुकता, वो भी चलता रहता है, और जो आपकी जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट भी मिनिमम आती है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इसके अलावा दूसरी टेक्निक है हमारे पास EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ बाइंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड कैरिंग कॉस्ट। ये कह रहा है कि जितनी भी जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट के अंदर ये 3 तरह की कॉस्ट होती है। नंबर 1 ये है मटेरियल की कॉस्ट, जो मटेरियल हम खरीदेंगे ये भाई उस मटेरियल की कॉस्ट है। दूसरा है उस कॉस्ट को ऑर्डर करने की कॉस्ट, और ये तीसरा है उसको स्टोर करने की कॉस्ट। तो ये 3 तरह की कॉस्ट है, इन तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। EOQ ये कहता है। अब EOQ है क्या? EOQ में हमें हमें जो ऑर्डर करना है, यानी एक बार में हम कितना माल मंगाएं, जो ऑर्डर की क्वांटिटी होगी, यानी कि एक बार में हम कितना माल मंगाएं, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारी जो टोटल कॉस्ट है, जो इन तीनों का मिश्रण होगा, जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम आए, कम से कम आए। सिर्फ इतनी सी चीज़ है, यानी एक बार में इतना माल मंगाओ कि जिससे टोटल कॉस्ट है वो कम से कम आए। आइए चलते हैं, देखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द साइज़, ये वो ऑर्डर साइज़ है, यानी एक बार में कितना माल मंगाएंगे, 1000 यूनिट, 5000 यूनिट, 10 किलो, 50 किलो, 1000 किलो ऑफ द ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। अब यहाँ पर वो आपसे बात कर रहा है कॉस्ट नंबर 2 की और कॉस्ट नंबर 3 की। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट नंबर 1 है वो कौन सी है, आपकी मटेरियल की कॉस्ट। तो इस मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, आप सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी कैरिंग या स्टोरेज कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उन दोनों की बात कर रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को मंगाने की कॉस्ट है, ये मटेरियल को मंगाने की, ऑर्डर करने की कॉस्ट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी? इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ स्टाफ, जो आपने स्टाफ रखा हुआ है माल मंगाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, वो एक्सपेंस इंकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर इंक्लूड है, माल को चेक करने का खर्चा इसके अंदर इंक्लूड है कि माल सही है या नहीं, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के खर्चे इसमें इंक्लूड होते हैं। स्टोरेज कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्रीज, इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, आपने जो पैसा लगाया माल खरीदने में उसकी कॉस्ट, यानी उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट आप जो कमा सकते थे अब आपने नहीं कमाया। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, उसको स्टोर करके रखेंगे आप, उसकी कॉस्ट आएगी, जैसे रेंट पर हो सकता है, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, वो खर्चा हो गया। तो ये सारे आते हैं आपके स्टोरेज कॉस्ट में। अब इसके अंदर हमारे पास ये कुछ अजम्पशंस हैं, क्योंकि वो आपसे कहता है शॉर्ट नोट लिखो EOQ पे, तो आपको ये सब कुछ लिखना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आर नोन, हमें पहले से पता है, ये मान्यताएं हैं,
हर जो फार्मूला होता है, जो सिद्धांत होता है, जो थ्योरी होती है, वो कुछ मान्यताओं पर आधारित होती है। तो ये मानकर चलते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो स्टोरेज कॉस्ट है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमें पता है, ये हमें पता है और ये फिक्स है और इसके अंदर चेंज भी नहीं होगा। फिर है एंटिसिपेटेड यूजेज ऑफ मटेरियल इन यूनिट इज़ नोन। हमें ये भी पता है कि हम कितना माल इस्तेमाल कर लेंगे, कितना माल जो है हमारा वो प्रोडक्शन के अंदर लग जाएगा। एक महीने में कितना लगता है, एक हफ्ते में कितना लगता है, एक साल में कितना लगता है। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज़ रिसीव्ड इमीडिएटली। भाई हम जैसे ही ऑर्डर करते हैं ना, तुरंत माल हमारे पास आ जाता है, मतलब लीड टाइम जो है वो ज़ीरो है। एक हमने ऑर्डर किया और एक हमने माल को रिसीव किया, तो इन दोनों के बीच में एक गैप होता है और उस गैप को ही बोलते हैं, उस टाइम गैप को बोलते हैं लीड टाइम। तो वो कहते हैं वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर है ज़ीरो, यानी कोई टाइम नहीं लगता। द फेमस मैथमेटिशियन विल्सन डिराइव द फार्मूला। उन्होंने ये फार्मूला बनाया ऐसा जो आपको एक ऐसा साइज़ दे देगा ऑर्डर का, फॉर विच परचेज ऑफ मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी सबसे कम हो जाएगी। ये इसका फार्मूला है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये है आपका 2, फिर ए, ओ और सी, सिर्फ 3 आइटम है। ए जो है वो आपकी एनुअल डिमांड है, एक साल के अंदर आप टोटल कितना माल कंज्यूम कर लेते हैं, यानी मटेरियल आप प्रोडक्शन में लगा देते हैं माल बनाने के लिए। ऑर्डर कॉस्ट क्या है, एक ऑर्डर को मंगाने की, और आपकी स्टोर करने की कॉस्ट कितनी है एक यूनिट के ऊपर। ठीक है जी, इसको आपको डायग्राम से भी दिखाना होता है, डायग्राम से दिखा देंगे तो वो कुछ पड़ेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये नीले रंग की जो है ये है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसको हम ओ बोलते हैं, और या फिर हम कई बार हम पी से भी इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए जब हम ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो जो देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी ऑर्डर का जो साइज़ है, ऑर्डर का जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा, बड़े बड़े ऑर्डर होंगे, बड़े बड़े ऑर्डर, ठीक है। और अगर वापस जाएंगे तो साइज़ कम होता चला जाएगा। और यहाँ पर आपकी एनुअल कॉस्ट है। देखिए अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, और ये है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर आप बड़े बड़े ऑर्डर करते हैं तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती चली जाती है। अगर आप बड़े बड़े ऑर्डर करेंगे तो आपको कम बार माल मंगाना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाती है। इसी तरह से ये जो काली वाली होल्डिंग कॉस्ट है, अगर आप बड़े बड़े ऑर्डर करते हैं तो आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है, या फिर जिसको बोलते हैं जो कैरिंग कॉस्ट है, फिर वो बढ़ती चली जाती है, इसलिए ये बढ़ती हुई होती है। तो अब कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर ये दोनों मिनिमम हो, वो है इनका इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन जहाँ ये दोनों काटती हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर मिनिमम होती है। जहाँ पर टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है वहीं पर ये दोनों काटते हैं एक दूसरे को, होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ये ही होता है आपका EOQ, यानी इतना माल अगर आप हर बार मंगाएंगे तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे कम आएगी। आइए चलते हैं अगला, हम अपना जो दूसरे तरह के टेक्निक है मटेरियल को कंट्रोल करने की, वो है स्टॉक लेवल्स। अलग अलग तरह के स्टॉक लेवल्स होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल। तो उन सबको आप इस तरीके से यहाँ पर इस डायग्राम से दिखा सकते हैं कि जो देखिए मटेरियल ये जिगजैग इसलिए है क्योंकि मटेरियल आपका कम ज़्यादा होता रहेगा। जैसे जैसे इस्तेमाल होता रहेगा प्रोडक्शन में, वैसे वैसे कम होगा। फिर आप दोबारा ऑर्डर करेंगे तो वो एकदम से आ जाएगा माल। इसलिए देखिए ये एकदम सीधा हो जाता है, इस तरीके से एकदम से माल आ गया। और ये इस तरह से धीरे धीरे ये कम हो रहा है, कम होता है धीरे धीरे, क्योंकि माल धीरे धीरे प्रोडक्शन में जाता है, लेकिन बढ़ जाता है एकदम से क्योंकि माल तो एकदम से आ जाता है बड़ी क्वांटिटी में। अब ये सबसे ज़्यादा ऊपर वाला देखिए, ये है आपका मैक्सिमम लेवल, सबसे ज़्यादा वाला होता है। फिर इसका अपोजिट है, ये कहलाता है मिनिमम लेवल। इनके बीच का एक है आपका ये रीऑर्डर लेवल, यहाँ तक पहुँच गए फिर दोबारा ऑर्डर कर देंगे। मिनिमम लेवल से भी नीचे का जो है वो कहलाता है आपका डेंजर लेवल, या जिसको बफर स्टॉक बोलते हैं। और ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये वाला जो गैप है, ये गैप है लीड टाइम। लीड टाइम होता है ऑर्डर करने और माल रिसीव करने के बीच का जो
आपका गैप होता है, क्योंकि जैसे आप रीऑर्डर पर पहुँचे यहाँ पर आप ऑर्डर कर देंगे, लेकिन आपके पास माल आया कहाँ पर, आपके पास माल आया यहाँ पे, यहाँ माल रिसीव हुआ, तो ये जो बीच का गैप है ये आपका कहलाएगा लीड टाइम। आइए देखते हैं आप इसकी थ्योरी के अंदर लिखेंगे क्या। सबसे पहले हमारे पास है रीऑर्डर लेवल। व्हेन स्टॉक इन हैंड रीचेज द रीऑर्डर और ऑर्डरिंग लेवल, स्टॉक कीपर हैज़ टू इनिशिएट द एक्शन ऑफ रिप्लेनिश। रिप्लेनिश मतलब माल दोबारा मंगाना। आप माल को बस दोबारा मंगा लीजिए, माल को ऑर्डर कीजिए दोबारा, बस ये वो सिंपल सी बात है, ये वो लेवल है जहाँ पर आप दोबारा ऑर्डर कर देंगे। दिस लेवल इज़ फिक्स्ड समवेयर बिटवीन द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के बीच में कहीं पर होता है। इन सच अ मैनर दैट द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बिटवीन री ऑर्डर लेवल एंड मिनिमम लेवल विल बी सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही रीऑर्डर लेवल पर हम पहुंचते हैं हम तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। अब ऑर्डर कर देंगे और फिर उसके बाद माल आने में थोड़ा समय तो लगेगा, तो इन बिटवीन जो ये वाला एरिया है, ये वाला मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होता रहता है, ये बात वो कह रहे हैं। फिर बेसिक फैक्टर विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन फिक्सिंग रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल फिक्स कहाँ पे करें, इसके लिए जो मेन ध्यान रखा जाता है वो क्या है, फॉर अ स्टोर आइटम इंक्लूडिंग मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी केप्ट। इसका जो पर्पज़ ये है कि हम क्वांटिटी जो है कम से कम अपने पास रखें, ज़्यादा ना रखें। ज़्यादा रखेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। रेट ऑफ कंजम्पशन, लीड टाइम, इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है कि मिनिमम लेवल हमारा क्या है, मिनिमम क्वांटिटी क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है और लीड टाइम क्या है। फिर ये इसका फार्मूला रहता है, ये दो फार्मूले हैं इसके, ये फार्मूला पहला है और ये फार्मूला दूसरा है। ये फार्मूले आपके प्रैक्टिकल्स में काम आने वाले हैं, ठीक है जी। मिनिमम लेवल, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, मिनिमम लेवल, इसको आप इस तरह से कीजिए। आपने ये वाला फार्मूला याद करना है। नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन, यानी नॉर्मल का मतलब हो जाता है आपका एवरेज। मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, उसको प्लस करके हाफ कर देंगे तो आपके पास एवरेज कंजम्पशन आ जाएगा। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, पीरियड भी आपके पास मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा, प्लस करके हाफ कर देंगे तो एवरेज या नॉर्मल हमारे पास रीऑर्डर पीरियड आ जाएगा। फिर ये एक दूसरा फार्मूला है इसका, जिसके अंदर है मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यानी ये लीड टाइम। इसका बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, जो मैंने आपको समझाया उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास है जी डेंजर लेवल। जैसे नाम ही है डेंजर, यानी ये बिल्कुल रिज़र्व हो गया आपका। अब रिज़र्व के बाद और कुछ होगा नहीं। जैसे कुछ कुछ गाड़ियाँ हैं जो रिज़र्व के बाद भी आपको एक लेवल और देती हैं, वहाँ पर इंडिकेशन होता है बस अब तो ख़त्म होने को ही है। तो बस ये वही है कि अब तो आपका मटेरियल ख़त्म होने को ही है, अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। दिस लेवल एट विच नॉर्मल इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल आर स्टॉप्ड। अब आपका जो मटेरियल है अब वो ख़त्म ही होने वाला है बस, एंड ओनली एमरजेंसी इश्यूज़ आर ओनली मेड। अब आप नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ एमरजेंसी वाला प्रोडक्शन ही कर पाएंगे इस मटेरियल से। दिस इज़ अ लेवल फिक्स्ड यूजुअली बिलो द मिनिमम लेवल। ये मिनिमम लेवल से नीचे वाला एरिया होता है, वाला मटेरियल होता है। व्हेन द स्टॉक रीचेज द लेवल वेरी अर्जेंट एक्शन फॉर परचेज इज इंडिकेटेड। जब आप जैसे ही डेंजर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको अर्जेंटली माल मंगाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट। दिस प्रीसपोज्ड दैट द मिनिमम लेवल कंटेन्स अ कुशन टू कवर सच कंसिडेंसीज। आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि जो आपकी इमरजेंसी है उसको मीट कर सके। नॉर्मल लीड टाइम कैन नॉट बी अफोर्ड एट दिस स्टेज। आप नॉर्मल लीड टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते उस टाइम पे, यानी कि आपके माल ऑर्डर करने और माल रिसीव होने के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तुरंत माल आना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू रिजॉर्ट टू अनऑर्थोडॉक्स हेस्टी परचेज, यानी कि तुरंत, इसका मतलब होता है तुरंत, नो गैप। जैसे ऑर्डर करा वैसे के वैसे आपके पास माल आ जाए। द प्रैक्टिस इन सम फर्म्स इज़ टू फिक्स डेंजर लेवल बिलो द री ऑर्डर लेवल। अब कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं कि वो इसको री ऑर्डर लेवल के नीचे रखती हैं।
मिनिमम लेवल के नीचे नहीं रखती। उसका कारण ये है कि जिससे वो और जल्दी सतर्क हो जाए कि भाई अब आपको माल दोबारा मंगा लेना है। इसमें कुल मिला के बात ये है। फिर इसका आपके पास फार्मूला है नॉर्मल यानी कि एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, फिर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है। तो बस इसमें बस ये दो ही चीज़ें लगती हैं। इसके बाद हमारे पास है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या है जी? मिनिमम लेवल इंडिकेट्स द लोएस्ट क्वांटिटी बैलेंस ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल which must be maintained at all time so that there is no stoppage of production due to the material being not available। इतना माल तो आप कम से कम रखो ही अपने पास जिससे आपका जो प्रोडक्शन है कभी भी ना रुके आपका प्रोडक्शन चलता रहे। ये वो मिनिमम क्वांटिटी है। इसे जब आप सेट करेंगे कि मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है नेचर ऑफ आइटम, किस तरह का है वो आइटम। फॉर स्पेशल मटेरियल परचेज अगेंस्ट कस्टमर स्पेसिफिक, अगर वो मटेरियल ऐसा है कि कस्टमर ऑर्डर करते हैं तभी आप उस माल को मंगाते हैं, तो फिर नो मिनिमम लेवल इज़ नेसेसरी। फिर आपको मिनिमम लेवल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास ऑर्डर आए तभी आप उसे मंगाइए मटेरियल को। दिस अप्लाइज टू अदर लेवल ऑल्सो, और ये बात जो है दूसरे लेवल्स पर भी अप्लाई होती है। द मिनिमम टाइम नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड रिक्वायर्ड रिप्लेनिशिंग सप्लाई, दिस इज़ नोन एज अ लीड टाइम। लीड टाइम का भी काफ़ी असर होता है, यानी कि आपने ऑर्डर किया और माल आया उसके बीच का जो गैप है। तो लीड टाइम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितने दिनों में आपके पास माल आता है, उस हिसाब से आप मिनिमम लेवल सेट करेंगे। रेट ऑफ कंजम्पशन, आप कितना माल इस्तेमाल कर लेते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, मतलब एक महीने में कितना, एक हफ्ते में कितना, डेली में कितना, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसका फार्मूला है रीऑर्डर लेवल, जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन यानी एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल यानी एवरेज रेट ऑफ पीरियड। इसके बाद हमारा अगला आ रहा है जी मैक्सिमम लेवल। इससे ज़्यादा आपको माल रखना नहीं है अपने पास, चाहे कुछ भी हो जाए। मैक्सिमम लेवल इंडिकेट्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल दैट कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एनी टाइम। इससे ज़्यादा माल आप किसी भी कीमत पर अपने पास नहीं रखेंगे। इसे आप कैसे रेगुलेट करेंगे? तो इसको आपको फिक्स करने के लिए आपके पास अगेन मैं कुछ फैक्टर्स बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखा जाता है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आपको कितनी है प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना माल लगता है। रेट ऑफ कंजम्पशन, आप कितना माल इस्तेमाल करते हैं एक हफ्ते में, एक महीने में, एक दिन में, और लीड टाइम कितना है, यानी कि ऑर्डर करने और माल आने के बीच में गैप कितना है। नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोर, किस तरह का है आपका जो मटेरियल, यानी कि मैक्सिमम लेवल इज़ नेसेसरली केप्ट लो फॉर मटेरियल दैट आर लायबल टू क्विक डेटेरियोरेशन। जो माल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है तो उसके लिए आपको ज़्यादा माल मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मैक्सिमम लेवल होगा वो आप कम रखेंगे। फिर है स्टोरेज फैसिलिटी कैसी है। तो स्टोरेज फैसिलिटी पर भी ये डिपेंड करता है कि आप माल कितना मंगाएंगे। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड इंश्योरेंस वगैरह खर्चा कितना हो रहा है आपका। इकोनॉमी इन प्राइसेस, उसका प्राइस कितना है। जैसे सीजनल सप्लाईज़ है, सो परचेज इन बल्क ड्यूरिंग द सीज़न, तो जब सीज़न होता है तो हम ज़्यादा माल खरीद लेते हैं। द मैक्सिमम लेवल उस समय पर जो रहता है वो हाई रहता है। फाइनेंशियल कंसिडरेशन, भाई आपके हाथ में पैसा कितना रहता है। अगर आपके हाथ में ज़्यादा पैसा रहता है तो आप ज़्यादा मटेरियल स्टोर कर सकते हैं, और लेकिन अगर वो महंगा है, अगर कॉस्टली है वो आइटम, तो आप उसको फिर आप कम ही रखिए, है ना, उसमें आपके ज़्यादा पैसे ख़राब होंगे। महंगी आइटम को ज़्यादा स्टोर करके फ़ायदा नहीं है। फिर इसके बाद है आपका रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ने क्या नियम बना रखे हैं, आप उसकी स्टोरेज पूरी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी जो आपके ग्रेन्स होते हैं, जो किसानी वाली आइटम्स है, गेहूँ चावल वगैरह, अभी तक तो ये था कि आप उसमें अनलिमिटेड स्टोर नहीं कर सकते, ये कानून का नियम था। लेकिन अब जो नए बिल आए हैं उसके हिसाब से आप अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के नियम भी आपको देखने होंगे, उनका भी असर पड़ता है।
मैक्सिमम लेवल जो है वो EOQ पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि EOQ हमने ऊपर पढ़ लिया कि वो ऑर्डर का साइज़ है जिससे हमारी क्वांटिटी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। तो हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए EOQ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैक्सिमम लेवल है, ये इसका फार्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये सब मैं आपको ना प्रैक्टिकल वाली मैं भी दोबारा बताऊंगा। इसके बाद हमारा अगला है भाई एवरेज लेवल। अब देखिए एवरेज तो वही हो गया ना, एक हो गया हमारा मिनिमम, एक हो गया हमारा मैक्सिमम, तो ये जो है वो इन दोनों के बीच का हो गया। एवरेज स्टॉक लेवल रेफर्स टू द एवरेज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हेल्ड बाय कंपनीज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एवरेजली आप कितना रखते हैं अपने पास। इट ऑफर्स अ बैलेंस सॉल्यूशन है ये, यानी बीच का, एंड देयरफॉर इज कैलकुलेटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैनी फर्म्स। द एवरेज स्टॉक लेवल इज दैट इज अबव द मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल से वो ऊपर होता है। ये आपका मिनिमम हो गया, ये आपका मिनिमम हो गया, ये आपका मैक्सिमम हो गया। एवरेज इसके बीच का होता है। एंड बिलो द मैक्सिमम लेवल, और मैक्सिमम लेवल से नीचे होता है। इसके ऊपर होता है और इसके नीचे होता है। इसके दो फार्मूले हैं और दोनों से इसके अलग अलग आंसर आते हैं जनरली, तो आप घबराइए नहीं। सॉल्यूशन जो एग्जामिनर होता है उसके पास दोनों होते हैं और आपके दोनों आंसर सही माने जाएंगे। आपको किसी एक से ही करना होता है। जैसे मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी है, या फिर मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़ के हाफ कर दीजिए। ये भी देखना होता है हमें आइटम्स क्या गिवन है। जो आइटम्स गिवन है उसके हिसाब से हम ये अपना इसके अंदर फार्मूला लगाते हैं। तो इसके अंदर इतना ही था। इसी तरह से जुड़े रहिए और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।